हम लास्ट क्लास में ये देख चुके हैं कि जो भी हमारे लॉ थे, अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो जो गैस फॉलो करती है वो स्टैटिस्टिकल लॉ थे। उन स्टैटिस्टिकल लॉ को मैथमेटिकली डिराइव करने के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आई और उसने कुछ अजम्पशंस के आधार पे आइडियल गैस इक्वेशन को मैथमेटिकली सिद्ध भी कर दिया। हाँ, लेकिन कुछ अजम्पशंस, कुछ पॉस्टुलेट्स करके, और अपना खुद का भी एक रिलेशनशिप दिया विच इज़ पी वी इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू RMS वेलोसिटी ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स का स्क्वायर, है ना। अब सर, अगर हमने उनको डिराइव कर लिया तो मतलब जो स्टैटिस्टिकल गैसेस लॉ आए थे वो बिल्कुल सही हैं? नहीं बेटा। तो सर उसको तो हमने KTG की मदद से मैथमेटिकली प्रूव भी कर लिया, डिराइव भी कर दिया। फिर वो क्यों सही नहीं है, कैसा पता चला हमको? हमने जो भी हमने KTG से सीखा उसको हमने रियल गैसेस मतलब एक्चुअली जो गैसेस नेचर में मिलती हैं उन पे हमने जब उसका एप्लीकेशन किया तो हमने पाया कि कोई भी गैस, भले आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव हो गया है, लेकिन फिर भी कोई भी गैस कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर को फॉलो कर ही नहीं रही थी। तो सर ये जो आइडियल गैस इक्वेशन माना ये सिर्फ केवल किताबी था? हाँ बेटा, टेक्निकली हाँ कुछ कंडीशंस में वो लग रहा था, लेकिन हमेशा नहीं लग रहा था। तो ये बात को, डिविएशन को हमने समझा कैसे, वही हमारा टॉपिक है, तो हम वहीं से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो कैपिटल B हमने लिखा है डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, और हर रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर से डिविएट कर ही रही थी। ये हमने हाँ, ये हमने कैसे समझा? बेटा म्यूट कर लो। इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे। द डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। इसको लिखिए बच्चों, हमने एक मैथमेटिकल फैक्टर बनाया Z और उसे हमने इंग्लिश में कहा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बच्चों, द डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। अब ये Z था क्या, तो मैथमेटिकली लिखेंगे। हमने एक रेशियो को कह दिया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। किस चीज़ के रेशियो को? तो ये जो Z होता है इट इज़ इक्वल टू रेशियो ऑफ PV अपॉन NRT। अब ये PV क्या है? और ये PV अपॉन NRT एक्चुअली बेटा, अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो तो आपको पता होगा P इंटू V बराबर होता है आइडियली NRT के। तो कायदे से PV अपॉन NRT का रेशियो क्या आना चाहिए? 1। तो हमने इसी रेशियो को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बना दिया। केवल इतना लिखना बेटा, ये फालतू ये बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। हेलो, इतना लिखो तो हाँ बोलो। लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ मैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर पे हमने जब ग्राफ बनाया तो हमने ऑब्जर्व किया कि आइडियली Z, क्योंकि रेशियो होता है PV अपॉन NRT का, और टेक्निकली PV अपॉन NRT का रेशियो आइडियली 1 होना चाहिए। तो आइडियल गैस Z जो है ये Z इक्वल टू 1 है, मान लो ये लाइन, तो ये हो गई Z इक्वल टू 1, ये आइडियल गैस है। और नीचे आएगा तो Z ग्रेटर देन 1 है, ऊपर आएगा तो नीचे आएगा तो लेस देन 1 है, ऊपर आएगा तो ग्रेटर देन 1 है। हमने सब गैसेस के लिए जब प्लॉट किया तो हमने ये देखा कि कम प्रेशर पे लगभग सब 1 के करीब हैं। देख लो, कम प्रेशर पे हर लाइन 1 के आसपास तो है ही कम से कम। लेकिन जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हम कभी देख रहे हैं डिप आ रहा है, कभी देख रहे हैं कुछ ऐसा हो रहा है, कभी देख रहे हैं सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है। एक्चुअली सब गैसेस ऐसा ही कुछ ट्रेंड फॉलो करता था, और इसलिए हमने कहा कि भैया आइडियल गैस इक्वेशन तो कोई फॉलो नहीं कर रहा था, हमें तो हर जगह डिविएशन मिल रहा था। हो गया सर। चलो आगे बढ़ूं? रुक गया? 1 मिनट सर। हाँ रुक गया बेटा। कायदे से तो कुछ कंडीशन लगा के हमने स्टैटिस्टिकली जब गैसेस को ऑब्जर्व किया तो कुछ स्टैटिस्टिकल नियम बना PV इक्वल टू NRT। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने उस PV इक्वल टू NRT को मैथमेटिकली डिराइव भी कर दिया।
तो अगर डिराइव भी कर दिया तो कोई भी गैस आइडियल गैस इक्वेशन को हर समय फॉलो क्यों नहीं कर रहा? हमने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली जो भी गैसेस थे जिनको हम रियल गैस कह रहे हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर यानी कि Z=1 को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 नहीं आ रहा है। लेकिन कम से कम लो प्रेशर पे सब शुरू तो 1 के इर्द गिर्द हो रहे हैं, मतलब हमारी सोच थोड़ी बहुत ठीक थी, बस कुछ गलतियां थी। तो गलतियां भैया हमने मैथमेटिकली डिराइव भी कर लिया। तो गलतियां क्या थी? एक्चुअली गलतियां थी बेटा कुछ अजम्पशंस में। कुछ जो अजम्पशन हमने केटीजी के दौरान जो पॉस्टुलेट्स नाम से हमने लिखे भी हैं वो इतने ज़्यादा गलत हो गए कि उन्होंने इतने ज़्यादा डिविएशन क्रिएट कर दिए हमारी सोच यानी कि आइडियल गैस बिहेवियर में और प्रैक्टिकली रियली जो गैसेस नेचर में मिलती हैं उनमें। तो हम सबसे पहले दोषारोपण करेंगे। हम सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इसको एक काम करो, सी मत बनाओ, इसको लिख दो पॉइंट क्रमांक 2। उसी में हमारा कैपिटल बी क्या था बेटा? डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। उसी को आगे बढ़ाते हैं कि डिविएशन आ क्यों रहा है। तो हमने लिखा नेक्स्ट कॉजेज ऑफ डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, आ रही बात समझ में? कैसे लिखना है? यस सर। चलो, कॉजेज ऑफ डिविएशन में बच्चों बिना किसी 1 2 3 4 के पहले इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखेंगे वी फाइंड दैट टू अजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी डू नॉट होल्ड गुड, फुल स्टॉप। दीज आर रोमन नंबर 1। हमने पाया कि जो भी पॉस्टुलेट्स थे उसमें 2 अजम्पशंस ने ना बहुत गंदगी कर दी। अब वो 2 क्या थे और उन्होंने कैसी गंदगी की आगे अभी समझेंगे, पर पहले लिख लें। वो 2 अजम्पशन में पहला अजम्पशन है, हमने एक पॉस्टुलेट लिखा था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ये अजम्पशन बहुत फॉल्टी, बहुत गलत था। क्यों? क्योंकि शायद आप ये जानते हो कि जो भी गैसेस होती हैं वो लिक्विफाई भी हो जाती हैं। अगर आपको ना पता हो तो घर जाके अपना सिलेंडर देख लेना जिसमें खाना बनाते, जो आपके किचन में लगा होगा, आपने सुना ही होगा, उसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअली वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है जो आप सिलेंडर में भरवाते हो। लेकिन सर गैस अगर सिलेंडर में छोटे से वॉल्यूम भरवाएंगे तो बहुत कम आएगी। तो हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियली उसका टेम्परेचर इतना घटा देते हैं, ताप 10 से जानते हैं कि गैस को लिक्विफाई करना है तो क्या करो, टेम्परेचर घटा दो। टेम्परेचर घटाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी और प्रेशर बढ़ा दो तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली आने के बाद भी लिक्विड में इसलिए रहेंगे क्योंकि आपस में अट्रैक्टेड रहेंगे। तो मतलब गैस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो होगा तब ना गैस लिक्विफाई हो पाती है। हेलो हेलो, यस सर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का ये अजम्पशन कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, भले वो गैस है, कुछ ना कुछ बहुत पतले धागे से, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर इसको मैं धागा कहता हूँ तो बहुत पतले धागे से, लेकिन गैसेस एक दूसरे से कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो रखेंगी ही रखेंगी। हेलो, तो ये अजम्पशन बहुत फॉल्टी हो गया। रोमन नंबर 1 लिखो तो हाँ बोलो। सर एक बार फिर से बता। फिर से सुन लीजिए भाई, हमने एक अजम्पशन ये लिखा है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। ये केटीजी ने हमको एक अज्यूम करवाया। हम ये कह रहे हैं कि ये अजम्पशन भयंकर गलत है, भयंकर फॉल्टी है। और क्यों है? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है अपने सिलेंडर के स्वरूप में कि गैसेस जो होती हैं वो लिक्विफाई हो सकती हैं। और गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं इसका अर्थ ये है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स तो होगा ही होगा ना, जिसको तुम बाद में टेम्परेचर घटा के और प्रेशर बढ़ा के और मजबूत कर पाते हो। भाई टेम्परेचर घटा के काइनेटिक एनर्जी घट जाती है और प्रेशर बढ़ा के वो दूसरे के पास आ जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन आने के बाद भी वो रहे आते हैं ना लिक्विड स्टेट में। भाई आपके सिलेंडर ऐसा तो नहीं है आपने नॉर्मल आप अपने किचन में लगाए हो तो वो वापस गैस बन गया ना, है तो वो लिक्विफाई ही। हाँ, धीरे धीरे वो, जैसे आप नोजल खोलते हो तो धीरे धीरे गैस बन के निकल के आता है। हेलो, यस सर। ठीक है, सबने इतना लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। चलो नेक्स्ट बेटा, रोमन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों। एक और फॉल्टी अजम्पशन था बेटा जिसने कोई भी रियल गैस को आइडियल बिहेवियर नहीं होने दिया।
दूसरा फॉल्टी अजम्पशन केटी जी ने ये किया, उसने कहा वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज निग्लेजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। पहले इंग्लिश लिखो फिर इसको हिंदी में समझते हैं। यस सर, मिलेगा। भाई मान लीजिए एक बॉक्स वी, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने कभी केवल केवल 4 बनाए हैं। मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, लेट्स से मॉलिक्यूल नंबर 1। इस फर्स्ट मॉलिक्यूल को क्या टहलने के लिए, मूव करने के लिए पूरा वॉल्यूम वी मिलेगा? यस सर। नहीं बेटा। अगर आप प्रैक्टिकली इस बात को सोचो, हाँ इसलिए नहीं मिलेगा कि मान लो तुम 4 लोग एक कमरे में हो, क्या इस पहले आदमी को पूरे वॉल्यूम में टहलने की आज़ादी है? नहीं सर। जहाँ जहाँ ये बाकी के 3 हैं वहाँ पे ये कैसे आ जाएगा? अरे ज़्यादा से ज़्यादा ये एक स्थिति ये बनेगी कि एक मान लो इधर है तो पहला वाला ज़्यादा ज़्यादा इतने करीब आ सकता है, उसके अंदर घुस तो नहीं जाएगा। हेलो? यस सर। यस सर। और अगर एक ही डब्बे में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो ये एक मॉलिक्यूल उन हर मॉलिक्यूल की जगह को नहीं ऑक्यूपाई कर पाएगा ना जहां वो हैं। यस सर। तो इस मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल वॉल्यूम पूरी वी नहीं है बेटा, पूरी वी से कुछ कम है। जहां बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं वहां तो नहीं आ पाएंगे ना हम। हेलो? यस यस सर। सर। तो एक्चुअली ये 2 फॉल्टी अजम्पशंस थे जिसके कारण हमने अज्यूम करके मैथमेटिकली पीवी इक्वल टू एनआरटी को डिराइव तो कर दिया केटीजी की मदद से, लेकिन हमने ये अपने घर में किया। क्या प्रैक्टिकली ये अजम्पशन उस गैस के मॉलिक्यूल्स पे लगे? नहीं लगे। इसीलिए क्या कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर को परफेक्टली फॉलो करता है? नहीं करता। हेलो? नो सर। हेलो? यस सर, नहीं करता। हाँ, कुछ कंडीशन लगा दो, जैसे कि आपने शायद वहाँ से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ग्राफ से देखा भी कि टेक्निकली आइडियली z बराबर होना चाहिए 1 के। तो कुछ कंडीशन लगा दो, यानी कि अगर प्रेशर का वैल्यू बहुत कम रखो तो लगभग हर गैस z इक्वल टू 1 के आसपास तो थी कम से कम। हेलो? यस सर। तो प्रेशर बहुत कम रखने का अर्थ क्या हुआ बच्चों? सर अगर प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। हेलो? यस सर। और वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा है तो हम ये मान सकते हैं कि अगर इतना बड़ा वॉल्यूम है सर, तो अगर मुझे एक कोना नहीं भी मिला तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर वॉल्यूम इतना ज़्यादा है तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में इतनी दूरी रहेगी कि भले वो एक दूसरे से बहुत पतले धागे से बंधे हैं, वो पतला धागा भी काफ़ी कमज़ोर होता जाएगा क्योंकि इनकी दूरी ज़्यादा है। हेलो? यस सर। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगी, और वैसे ही आप देखोगे कि गैस आइडियल बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये 2 अजम्पशंस ने धज्जियां उड़ा दी। ये 2 अजम्पशंस हमने अपने कागज में बस लिखे, प्रैक्टिकली ये 2 अजम्पशंस कोई भी गैस हर समय नहीं थे। फॉलो नहीं करेगी। हेलो? इसीलिए हमको यस सर। डिविएशन मिला आइडियल बिहेवियर से। अब सर अगर डिविएशन मिल गया आइडियल बिहेवियर से तो कोई भी रियल गैसेस को हम मैथमेटिकली उनके बिहेवियर को कभी भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गैसेस या कभी भी कोई भी स्टेट ऑफ मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किस आदमी ने समझाया बेटा? शायद मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर की शुरुआत में बताया भी है, जो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। हाँ, किसने बताया है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को किसने दुनिया को समझाया है? वंडरवॉल ने। वंडरवॉल ने। तो वंडरवॉल ने ही ये समझा था और यही उस समझ को आगे बढ़ाया। इसीलिए जो रियल गैसेस होती हैं, क्या उनमें भी सर इक्वेशन लिखी जा सकती है? उनको भी मैथमेटिकली समझा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है? हाँ, पर एक्स्ट्रा समझ के साथ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब लिखेंगे हम कैपिटल सी। कैपिटल सी होगा ना अब तो? यस सर। और कैपिटल सी होगा हमारा बच्चों वंडरवॉल इक्वेशन। और वंडरवॉल इक्वेशन एक्चुअली हर गैस फॉलो करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रियल गैस इक्वेशन। शुरू करूं? यस सर।
सबका इतना हो गया पक्का? अब बच्चों, वंडरवॉल इक्वेशन शुरू करने के पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि इसमें आप जेई डाल दो। मतलब ये आप स्कूल के हिसाब से छोड़ भी सकते हो। हाँ, जेई या नीट के हिसाब से आपको आना चाहिए, स्कूल के हिसाब से आप ये छोड़ सकते हो। 12th बोर्ड तक आपको केवल इक्वेशन ही याद हो तो मोर देन सफिशिएंट काम है। उस इक्वेशन तक हम कैसे आए वो आपको ना भी पता हो तो चलेगा, लेकिन मैंने पी वी इक्वल टू 1/3 MN/VRMS का स्क्वायर भले आपको नहीं कराया, लेकिन ये मैं कराना चाहूँगा क्योंकि ये बेटा थोड़ा सा बहुत फेमस बात है ना। ठीक है, चलो शुरू कर सकता हूँ, पर जेई डाल दो, जिसे छोड़ना छोड़ भी सकता है। अभी सुन लो, कॉमन सेंस के लिए ठीक लगेगा। चलो आगे बढ़ूँ। यस यस सर। सर। चलो, तो बच्चों अब रियल गैस इक्वेशन को समझने के लिए हमको सबसे पहले लिखेंगे हम पॉइंट क्रमांक 1, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन मतलब एक्चुअली बेटा जो पीवी इक्वल टू एनआरटी था ना, आइडियल गैस इक्वेशन, वंडर बॉल या रियल गैस इक्वेशन बनाने के लिए आपको कुछ और रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल यही पीवी इक्वल टू एनआरटी को सुधारना है। किसको सुधारना है? PV is equal to PV equals nRT. to NRT. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी को कभी फॉलो नहीं करता। हमने देखा ही कम प्रेशर पे तो फॉलो करता ही है, तो मतलब बहुत गलत नहीं है ये। हाँ, दो फॉल्टी अजम्पशंस के चक्कर में ये अधिक प्रेशर पे बिल्कुल गलत हो जाता है। तो आओ इसी को सुधार देते हैं। तो बेटा गैस के मोल्स को तो नहीं सुधार सकते, वो तो जितने लोग हैं उतने आएंगे, ये तो अपने हाथ में नहीं है। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर आप जितना मेंटेन करोगे वो रहेगा, उसमें आप क्या ही कर लोगे। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में केवल दो चीज़ें हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। तो हम इन्हीं को सुधार दें। हेलो, यस सर। चलो, तो सबसे पहले हम किसको सुधार रहे हैं? वॉल्यूम को। और वॉल्यूम क्यों सुधारनी है ज़रा समझ बताएं मास्टर। वॉल्यूम इसलिए सुधारनी है कि जो पूरा डब्बा रहा ना, पूरे डब्बे का वॉल्यूम भी हमारे मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल नहीं है। इस मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल वॉल्यूम क्या है? पूरा वॉल्यूम वी, लेकिन कुछ वॉल्यूम ये नहीं घेर पाएगा। हेलो, जहां दूसरे रहेंगे। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, तो भैया वॉल्यूम करेक्शन में सबसे पहले हम लिखेंगे रोमन नंबर 1, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को वंडरवॉल साहब ने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया। लिखा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यस सर, हो गया। आगे बढ़ूं। अब यस सर। यस सर। अब तुम खुद बताओ बेटा कि दो मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम जितना अट्रैक्ट हो, मैक्सिमम एक दूसरे के कितने पास आ सकते हैं? एक दूसरे को छू सकते हैं ना, बस ना। हेलो, यस सर। अरे तुमको कोई जितना पसंद हो, तुम ज्यादा ज्यादा अपना पूरा शरीर जाके दे मारोगे उसको, और अंदर थोड़ी घुस जाओगे, गुर्दा उर्दा थोड़ी निकाल लोगे। हाथ पसंद है तुमको तो। हेलो, हेलो, यस सर। है ना। तो मैक्सिमम आप उसको टच कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे ही एक्सक्लूड वॉल्यूम इसी से शुरू कर रहा हूँ कि मान लो बेटा ये दो मॉलिक्यूल हैं, एक दूसरे के भीषण पास हैं, तो एकदम टच कर रहे हैं, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर। तो ये दोनों के द्वारा अब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की जाएगी, उस वॉल्यूम पे तो और दूसरा और तीसरा कोई नहीं आ पाएगा ना। हेलो, यस सर। मतलब ये दो के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई कर ली जाएगी, उस स्पेस पे कोई नहीं आ पाएगा, कोई भी तीसरा नहीं आ पाएगा, है ना। यस सर। हाँ, तो ये फोटो बना ले पहले बच्चों, केवल ये मॉलिक्यूल, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर। बनाए तो हाँ बोले।
आगे बढ़ूं? यस सर, हो गया। चलो, इंग्लिश अब जो मैं कह रहा हूं वो लिखेंगे अपन। इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, लिखेंगे द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मॉलिक्यूल एट एनी इंस्टेंट विल नॉट बी अवेलेबल टू अनदर मॉलिक्यूल एट दैट सेम टाइम फॉर मूवमेंट। बस इतना लिखना आपको। बात राइट है कि गलत है? सही है। यस सर। चलो, तो मुझे बताओ पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो वी होता है वो वी क्या था? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। हेलो, यस सर। तो आपको नहीं लगता बेटा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय जो गैस है वो एक्चुअली क्या होगी? नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे देयरफॉर वी गैस, यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस विल बी इक्वल टू वी ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वी डैश, कुछ कम होगी। और व्हाट इज वी डैश? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जहां वो नहीं आ पाएगा बाकियों के होने के कारण। हेलो, यस सर। लिखें। क्या लिखा आपने? रोमन नंबर 1 ही किया हुआ है ना? यस सर। नेक्स्ट लिखेंगे एक्स, इसी में लिखेंगे रोमन नंबर 2 और नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे दस द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल इज, मतलब दो लोगों के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की जाएगी उस वॉल्यूम पे और कोई नहीं आ पाएगा। हेलो, यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो जो फोटो आपने बनाई है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सर दोनों मिलके तो अब आर और आर यानी कि 2r का रेडियस हो गया दोनों का मिला के। हेलो, तो 2r के रेडियस का अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम होता है एक स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अभी फिलहाल आर दोनों का मिलके है तो 2r का क्यूब। हेलो, यस सर। तो ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये बाहर निकाल दिया मैंने 8 और अंदर आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर, नहीं पहले यहीं तक लिखो, पहले यहां तक लिखो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यस सर। चलो, अब सुन लो एक बार फिर से भाई, वो दो मॉलिक्यूल जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस पे और कोई तीसरा नहीं आ पाएगा, तो दो के द्वारा यानी कि पेयर ऑफ मॉलिक्यूल के द्वारा इतना वॉल्यूम घेर लिया जाएगा। कितना? 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जिसपे अब और कोई नहीं आ पाएगा। तो दो के द्वारा अगर इतना वॉल्यूम घेर लिया गया है तो ये हो गया दो के द्वारा एक्सक्लूड किया गया वॉल्यूम, जिसपे दूसरे नहीं आ पाएंगे। तो दो के द्वारा अगर इतना पे कोई नहीं आ पाएगा तो एक के द्वारा कितने पे नहीं आ पाएगा? तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, भाई दो के द्वारा इतना है ना, तो एक के द्वारा कितना होगा? इसका भी आधा, मतलब 1/2 ऑफ द ऊपर की वैल्यू दिख रहा है। यस सर। और 1/2 ऑफ ऊपर की वैल्यू करोगे तो ये 8 2 से कैंसिल होके हो जाएगा 4, यानी कि 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4 इंटू व्हाट इज 4/3 पाई आर क्यूब इन जनरल? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय
अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की जो भी वॉल्यूम है उसको 4 से जब इनटू कर दोगे तो इतनी वॉल्यूम जो होगी वो हर मॉलिक्यूल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगी। हेलो, Yes. बोलना पड़ेगा सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. छापो। एक्चुअली हमने वंडरवॉल इक्वेशन में जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बी, स्मॉल बी डिफाइन किया है, वो हमने बी को माना है, हाँ ये वॉल्यूम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम तो है, पर ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितने गैस के द्वारा है? तो 1 मोल गैस के द्वारा जो वॉल्यूम एक्सक्लूड की जाएगी। पूरे डब्बा तुम आ जाओ, लेकिन अगर 1 मोल गैस मौजूद है तो हमारी जगह पे ना आना, अरे हम हैं। हेलो, पूरे डब्बे में जाओ, हमारे पे मत आना। हेलो, लेकिन हमने ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बी कितने के लिए डिफाइन की है? 1 मोल के लिए। कितने के लिए? 1 मोल के लिए। ठीक है। ऊपर जो आपने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाला वो कितने के लिए निकाला? 1 मॉलिक्यूल के लिए। हेलो, Yes, sir. तो बेटा एक मॉलिक्यूल अगर इतना वॉल्यूम एक्सक्लूड करेगा, इतना मतलब 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 करेगा इंटू 2, 3 करेगा इंटू 3 और 1 मोल करेगा इंटू Na। हेलो, Yes, sir. व्हाट इज Na अंशिका? Avogadro's number. क्यों एवोगैड्रो नंबर से इंटू किया? क्योंकि सर 1 मोल में Na एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। हेलो, Yes, sir. तो मेरे भाई धोखे से तूने बी निकाल लिया कॉमन सेंस से। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ये फोटो बना के नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे वेयर Na इज एवोगैड्रोस नंबर एंड B इज कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रियल गैस। क्यों? अरे B क्या कांस्टेंट तो है, पर हर गैस के लिए तो अलग अलग होगा ना। अरे हर गैस का मोटाई अलग होगी ना, रेडियस। हेलो, Yes, sir. तो ये किसी गैस के लिए कांस्टेंट है मान लिया, लेकिन अलग अलग गैस के लिए तो अलग अलग होगा। तो हाँ, बी को कांस्टेंट बोलते हैं हम फॉर अ पर्टिकुलर गैस। हेलो, Yes, sir. चलो भैया, इतना लिखे अपने का, आगे बढ़ी। Yes, sir. हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 3 कर लो और इंग्लिश लिखो करेक्टेड वॉल्यूम। अब हम करेक्टेड वॉल्यूम निकाल चुके हैं, तो लिखो पहले इंग्लिश करेक्टेड वॉल्यूम। बोलूं? Yes, sir. ठीक है। तो करेक्टेड वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? आइए देखें। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे। जो बेटा हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन सबको याद है? बोलना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये जो पीवी इक्वल टू एनआरटी था, इसमें प्रेशर इंटू वॉल्यूम बराबर एनआरटी जो था, इसमें इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वॉल्यूम हमने सुधार लिया है। लेकिन ये जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम किसका वॉल्यूम था? आइडियल गैस, आइडियली वॉल्यूम इतना होना चाहिए था। लो, Yes, sir. तो ये जो आइडियल वॉल्यूम था, ये आइडियल वॉल्यूम की जगह मुझे क्या पुट करना चाहिए? तो यही लिखा है मैंने, वी आई, विच इज व्हाट इज वी आई? द आइडियल वॉल्यूम। आइडियल वॉल्यूम की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए था? क्या पूरा आइडियली वॉल्यूम पूरा डब्बे का वी मिलेगा? व्हाट इज वी? द ऑब्जर्व वॉल्यूम। ऑब्जर्व वॉल्यूम मतलब डब्बे की वॉल्यूम। अरे डब्बे की वॉल्यूम ना तुम ऑब्जर्व करोगे। हेलो, कमरे की वॉल्यूम ना निकाल पाओगे, Yes, ऑब्जर्व sir. करोगे। तो क्या वो ऑब्जर्व वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम होना चाहिए था? नहीं सर, No, sir. एक्चुअली वो ऑब्जर्व वॉल्यूम से कुछ कम होना चाहिए था। कितना कम होना चाहिए था? 1 मोल गैस के द्वारा कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड किया जा रहा है? स्मॉल बी। Yes, sir. 1 मोल के द्वारा अगर स्मॉल बी किया जाएगा तो 2 मोल के द्वारा 2 बी,
3 के द्वारा 3b, और मान लो n मोल्स हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी में तो n मोल्स हैं, तो n मोल्स के द्वारा कितना एक्सक्लूड किया जाएगा, nb। हेलो, यस सर। तो ये आ गया vi बराबर v माइनस एन बी। दिस इज द करेक्टेड वॉल्यूम विच यू शुड हैव प्लेस्ड। हेलो, यस सर। ये इंग्लिश लिख लो, v इज ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, vi इज आइडियल वॉल्यूम एंड n इज नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल b को कई लोग एक्सक्लूड वॉल्यूम, तो हम ऊपर इंग्लिश लिख चुके हैं, यहाँ पे हम एक और जानकारी दे रहे हैं। स्मॉल b को कई लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अबे को वॉल्यूम गधे, ये हमें ऐसा चांदा दिखा रहा हूं, नहीं दिख रहा? यस सर, नहीं समझ में आ रहा था। अब दिख रहा है, ये देखो चांदा, आहा। यस सर। अरे चांदा बोल रहा हूँ, स्पॉटलाइट। यस सर। हाँ, तो स्मॉल बी का एक नाम तो आप जानते हो, एक्सक्लूड वॉल्यूम। कई लोग इसको को वॉल्यूम भी कहते हैं, और एक्चुअली हर गैस के लिए ये स्मॉल बी का वैल्यू, क्योंकि ये सब काम वंडरवॉल द्वारा किए गए थे, तो हर गैस के लिए स्मॉल बी का वैल्यू वंडरवॉल ने एक डेटा शीट बना दी और उसे कह दिया भाई हर गैस के लिए वैल्यू ये कांस्टेंट मान लो। तो इसलिए स्मॉल बी को हम लोग वंडरवॉल्स कांस्टेंट भी कहते हैं। वंडरवॉल की स्पेलिंग सही लिखी है, अबे हाँ या ना तो बोला करो यार। अरे वंडरवॉल कांस्टेंट की वैल्यू सही लिखी है। हाँ, क्या होगी प्रखर? सर वो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। बाकी सब सही है? हाँ, इंग्लिश का हत्या करने वाले प्रखर अग्रवाल, वंडर वॉल्स कांस्टेंट, तो वंडर वॉल का कांस्टेंट बोलते हैं ना, प्रखर्स बेकूफी, प्रखर्स कार, प्रखर्स मिस्टेक, तो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएगा का? हाँ, अपॉस्ट्रोफी लगेगा, डबल ए आएगा। क्यों अग्रवाल जी? हेलो, ओ अग्रवाल जी, हेलो। शर्मा गए, बोल नहीं रहे हो? नहीं बोलोगे? मत बोलो। अरे तो बच्चों, एक्चुअली जो दो फॉल्टी अजम्पशंस थे वो क्या थे? सर, एक तो था कि वॉल्यूम ऑफ डब्बा के आगे हमने वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को निग्लेजिबल मान लिया था। अगर आप ऑब्जर्व करो बच्चों, तो वॉल्यूम करेक्शन में हमने यही अजम्पशन का सुधार किया है। वहां पे हमने मान लिया था वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल निग्लेजिबल है, अब हमने माना निग्लेजिबल नहीं है, उसके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जा रहा है वहां ना आ पाओगे तुम। हेलो, यस सर। तो टेक्निकली बेटा वॉल्यूम करेक्शन में आपने वही वाले अजम्पशन को कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज निग्लेजिबल वाली बात को ही करेक्ट किया है। ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यस सर। अच्छा, तो बेटा प्रेशर करेक्शन में एक्चुअली पता है हम दूसरे अजम्पशन को करेक्ट कर रहे हैं। दूसरा अजम्पशन, फॉल्टी अजम्पशन क्या था कि भैया गैस के मॉलिक्यूल्स में आपने माना कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, यही था ना फॉल्टी अजम्पशन। हेलो, यस सर। एक्चुअली गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है, तो उससे सुधरेगा क्या? प्रेशर। कैसे, आइए समझाऊं। इतनी इंग्लिश लिख लिए हो? यस सर। यस सर, हो गया। चलो, तो इसमें लिखेंगे बच्चों हम रोमन नंबर 1। अब लिखने के पहले थोड़ा सा मेरा गाना सुन लो। लिखने के पहले थोड़ा सा मेरा गाना सुन लो। अब मेरे भाई मुझे ये बताओ, क्या गैस का मॉलिक्यूल, मान लो इस डब्बे में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये गैस का मॉलिक्यूल है मान लो बहुत सारे, है ना? फिलहाल मैं कुछ ऐसी स्थिति मान रहा हूं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराएंगे तो क्या सच्चाई है इनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, कोलिजन इलास्टिक होगा? नहीं होगा। ऐसे समझो कि मान लो ये गैस का मॉलिक्यूल, ये जिस पे मैंने लिख दिया है P, ये प्रखर है। कौन है? प्रखर। ठीक है। अब प्रखर
एज गैस मॉलिक्यूल जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो लेके लेट से वो अटैक करने जा रहा है कहां, वॉल पे. कहां? जब वो अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी से वॉल पे अटैक करेगा तो यहां पे हमको लगेगा हाँ भैया प्रेशर पी ऑब्जर्व हो रहा है. हेलो, नहीं नहीं, ये प्रखर नहीं है क्योंकि प्रेशर पी और पी पी सेम हो जाएगा. ये शिवम है. ये कौन है? यस सर, शिवम. ठीक है. तो शिवम जब यहां जाएगा गैस के वॉल पे अटैक करेगा तो प्रेशर पी अप्लाई करेगा. हेलो, यस सर. ये प्रेशर पी मान लो यहां पे मैंने एक बैरोमीटर लगा लिया. वो बैरोमीटर प्रेशर रीड करता है ना. यस सर. तो यहां पे मुझे मेरे बैरोमीटर ने प्रेशर रीड किया पी. तो क्या इस गैस के मॉलिक्यूल की ताकत ये प्रेशर पी लगाने की थी? नहीं. क्यों नहीं थी सर? हमको तो सर बैरोमीटर से प्रेशर यही पी लेकिन बेटा ये पी तो तूने ऑब्जर्व किया. ये तो पी तूने टेक्निकली एक्सपेरिमेंट करके इस वॉल पे प्रेशर गेज बैरोमीटर लगा के ये प्रेशर तूने ऑब्जर्व किया. इसकी शिवम की इतनी औकात थी कि इससे ज्यादा थी. ये कैसे पता तुझे? तूने यही जो ऑब्जर्व किया वही प्रेशर इसका मान लिया. ये तूने गलत किया. पता है क्यों? क्योंकि बेटा जब शिवम यहां जा रहा होगा मारने, क्या शिवम ऐसे अपने ही जैसे गैस के मॉलिक्यूल से नहीं टकराया होगा? टकराया होगा सर. और जब जब टकराया होगा वो गैस के मॉलिक्यूल ने शिवम को थोड़ा सा रोका नहीं होगा क्योंकि अट्रैक्शन है? रोका होगा. यस सर. ऐसा समझो कि ये शिवम यहां पे जाके, ये अब वॉल नहीं है, ये मान लो कोई गुंडा है. अब शिवम जाके जब इसको गुंडे को मारने जा रहा है तो होता है ना, आप दो लोगों की मान लो लड़ाई हो रही है, ये गुंडे की और शिवम की. शिवम मान लो दौड़ के जा रहा है इसको मारने, बीच में आ गया शिवम का कोई दोस्त और शिवम के उस दोस्त ने कहा ए भाई छोड़ना छोड़ना. तो शिवम उसका हाथ तो पकड़ लिया दोस्त ने, वो उसका हाथ झटकेगा और झटकने के बाद आगे जाएगा लड़ने. वही वो अगर यहीं से दौड़ के फ्लाइंग किक मारता तो ज़्यादा तेज़ी से मार सकता था. लेकिन अगर बीच में किसी ने उसको रोक लिया, उसको शिवम को उसका दोस्त का हाथ झटकना पड़ेगा. अरे कुछ ताकत उसमें लग गई ना. हेलो, यस सर. मेरी बात नहीं समझ पा रहे? आ गया समझ में. नहीं समझ पा रहे? अरे यार इसके पास तो ज़्यादा ताकत थी. ये तो टकराने से कुछ ताकत घट गई. घटने के बाद अब जो इसको लात मारी वो प्रेशर पी है ना. हेलो, यस सर. मतलब अगर नहीं टकराता तो और तेजी से मार. और ऑब्वियसली भाई, और केवल एक टकराहट होगी क्या? अरे सर अनेकों होंगी. पता नहीं कितने दोस्त आएंगे, कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे ऐसे बीच में. हेलो, यस सर. अरे तुमने अपने घर में कह दिया कोलिजन इलास्टिक होगा. क्या सच्चाई है वो इलास्टिक होगा? नहीं सर. जितनी बार टकराएगा कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करेगा. करने के बाद जो बची कुची होगी वो लेके वो लात मारेगा. और जब मारेगा, जितना बची कुची ताकत से मार रहा है वो ना प्रेशर तुम बैरोमीटर से पढ़ रहे हो. हेलो, यस सर. क्या ये जो प्रेशर तुमने पी ऑब्जर्व किया ये शिवम का प्रेशर पी था? नहीं सर, शिवम के पास कुछ ज्यादा ताकत थी. यस सर, ज्यादा ताकत है मेरे पास. अरे नालायक, समझ यहां पे तेरी तू गैस का मॉलिक्यूल कहाँ हो गया? मेरी बात समझ में आई? जोक्स अपार्ट. हेलो, यस सर. यस सर. चलो तो लेट अस कम. अब प्रेशर करेक्शन कैलकुलेशन जो हमको करना है, स्मॉल पी का कैलकुलेशन जो करना है, क्योंकि आइडियली जो प्रेशर तुमको पुट करना चाहिए था वो ऑब्जर्व्ड प्रेशर, यानी कि जो बैरोमीटर रीड कर रहा है आपको वो नहीं, कुछ एक्स्ट्रा होगी. मॉलिक्यूल के पास तो ज़्यादा ताकत थी. तो ये स्मॉल पी को, प्रेशर करेक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो अब बेटा एक्चुअली ये जो स्मॉल पी है ना बेटा, इसमें बहुत कहानी नहीं लिखा रहा हूँ मैं, ये आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो. बेटा जितने ज़्यादा शिवम के दोस्त बीच में आएंगे उतनी बार उसको उन दोस्तों को हाथ झटक के आगे जाना पड़ेगा. हेलो, यस सर. अच्छा. तो बेटा स्टैटिस्टिकली मतलब ये बात भी वंडर वॉल ने एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ऑब्जर्व की कि ये जो करेक्टेड प्रेशर था ना, ये जो प्रेशर करेक्शन था ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के स्क्वायर के.
भाई इतनी बात तो हमको समझ में आ रही है सर, जितना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होगी जगह उतनी ही बार शिवम को और अपने दूसरे दोस्तों से टकरा के दीवार तक मारने पड़ेगा। हेलो, यस सर। अच्छा, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी मतलब डेंसली पॉपुलेटेड, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे। अब ये एक स्टैटिस्टिकल बात है कि ये जो प्रेशर यानी कि उसको कितने ताकत से रोका जाएगा, उनकी डेंसिटी जितनी है उसके स्क्वायर के। हेलो, यस सर। भाई ये तो रोकने वालों को पे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना कि जितने लोगों से टकरा रहे हो वो जब तुमको रोक रहे हैं तो कितनी ताकत से रोक रहे हैं। तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, जितनी उनकी डेंसिटी है गैस के मॉलिक्यूल्स की उसके स्क्वायर के प्रपोर्शन में वो रोकेंगे। रोकेंगे मतलब शिवम के पास उतनी ताकत ज्यादा थी, मतलब प्रेशर करेक्शन उतना ज्यादा लगेगा। हेलो, यस सर। अच्छा, अब यहां मैथमेटिकली ऐसे डिराइव कर रहे हैं बेटा अपन। एक्चुअली डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मास अपन वॉल्यूम। अच्छा, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ही है ना? यस सर। अच्छा, तो मतलब कांस्टेंट्स को इसमें छुपा सकते हो ना? हम जनरली मास को कैसे देखना पसंद करते हैं? मोल्स के रिस्पेक्ट में। तो कोई भी मास को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दो और मोलर मास से ही इनटू कर दो तो मैथमेटिकली मोलर मास तो कैंसिल हो जाएगा। लो, यस सर। लेकिन मास अपॉन मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स लिखा जा सकता है। यस सर। और ये जो न्यूमरेटर का मोलर मास बचेगा ये हर गैस के लिए तो कांस्टेंट ही होता है, तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी साइन में छुप जाएगा। हेलो, यस सर। हेलो बोलना पड़ेगा। यस सर। तो आपने शायद केवल इतनी बात लिखी हुई है कि द करेक्ट स्मॉल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल का स्क्वायर, इतना लिखा है। अरे इतना लिखा है नालायकों, बोलो ना, जोर से बोलो, हाँ कि ना? हाँ, तो और करके नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे और स्मॉल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v का स्क्वायर। व्हाट इज n बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज v? वॉल्यूम ऑफ गैस। हेलो, यस सर। अच्छा, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसमें बहुत कुछ छुप गया है, ये किसने निकाला? अबे वंडरवॉल ने निकाला ना। यस सर, वंडरवॉल ने। तो हमने कांस्टेंट लगा दिया, हमने कहा स्मॉल p इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट a इंटू एन अपॉन वी का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा करेक्टेड प्रेशर। और इस इतना लिखो, फिर लिखवा देता हूँ, स्मॉल a और स्मॉल b वंडरवॉल कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट रहेगा पर हर गैस के लिए वैल्यू अलग अलग होगी। हेलो, यस सर। पहले इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। हटा दूँ? Yes, sir. चलो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। अच्छा, वो स्क्वायर भी कर दो, हो गया। अच्छा, सुंदर सा ऐसा बना दो, स्क्वायर भी लगा दो, एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कर दो, और ए के नीचे चांदा मार के लिख दो कौन सा कांस्टेंट? ए भी क्या है? वंडरवॉल्स कांस्टेंट। वंडरवॉल्स कांस्टेंट। स्पेलिंग वंडरवॉल की प्रखर। रोमन नंबर 3 में इंग्लिश लिखेंगे प्रेशर। द लार्जर इज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। पहले लिखो फिर उसको समझाता हूं, ये बहुत जरूरी और फेमस बात है बच्चों। चलो इसको लिखते भी रहो, मेरी बात सुनते भी रहो। बेटा एक बात ये बताओ, ए का वैल्यू मतलब किसी, भले ए वंडरवॉल कांस्टेंट है, हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है। अगर कोई दो गैसेस हैं, एक गैस के लिए ए का वैल्यू है मान लो 100 रुपये, और दूसरी गैस बी के लिए, कैपिटल बी के लिए ए का वैल्यू है 500 रुपये। हेलो, यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट से
कोई एक गैस है H2 और कोई दूसरी गैस है HCl। आपको मुझे बताना है कौन HCl है और कौन H2 है। ए और बी में ए गैस के लिए वंडरवॉल कांस्टेंट ए का वैल्यू 100 है और कैपिटल बी गैस के लिए वंडरवॉल कांस्टेंट का वैल्यू 500 है। आपको मुझे बताना है कि ए और बी में कौन H2 है और कौन HCl है। ये केमिकल बॉन्डिंग की और जो अभी मैंने आपको समझाया उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको लगेगी। क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हो? सर HCl 500 वाला है और H2 100 वाला है। क्यों? सर क्योंकि HCl के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा सर। क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे H सर हाइड्रोजन बॉन्ड है। नहीं, यस सर। नहीं, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती बेटा, क्लोरीन बहुत बड़ा है। डाइपोल डाइपोल डाइपोल। हाँ, तो बेटा सच्चाई ये है कि अगर दो गैस हैं, हर गैस के लिए वंडरवॉल कांस्टेंट ए का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, मान लिया कोई दो गैस हैं ए और बी, जिसके लिए स्मॉल ए का वैल्यू एक के लिए 100 है, एक के लिए 500 है, तो जिसके लिए ए का वैल्यू ज़्यादा होगा ना, मतलब वैसा मॉलिक्यूल अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल को ज़्यादा शक्ति से अट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो 500 है उसका अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर 500 गुना अट्रैक्ट कर रहा है, कोई 100 गुना अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए और बी में कौन H2 है और कौन HCl है, तो मैं एक्चुअली बी को HCl इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे केमिकल बॉन्डिंग से पता है कि HCl और एक मॉलिक्यूल और HCl दूसरे मॉलिक्यूल और HCl से कैसा अट्रैक्शन रखेगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और एक H2 का मॉलिक्यूल दूसरे H2 के मॉलिक्यूल से कैसा अट्रैक्शन रखेगा, सिंपल लंडन डिस्पर्जन फोर्स, जो कि कमज़ोर होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि सर HCl बी होगा। बात समझ में आ रही है बाकी लोगों? यस सर। और यही चीज़ को समझाने के लिए इंग्लिश लिखी है कि जितना ज़्यादा वैल्यू होगा ए का, इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है गैस के मॉलिक्यूल्स में। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ता हूँ। इससे हमको ये समझ में आया कि हमने प्रेशर करेक्शन भी कर लिया। चलो बच्चों, प्रेशर करेक्शन को आपने क्या लिखा हुआ है बेटा? बड़ा 2 ना? यस सर। चलो आ जाते हैं बच्चों बड़ा 3 में, और अब एक्चुअली हम लिख सकते हैं रियल गैस इक्वेशन या वंडरवॉल इक्वेशन। इसको आप लिख देना, ये जेई नहीं है, ये आपको रटा होना चाहिए, न पता होना कैसे डिराइव किया, कोई बात नहीं। पर सच्चाई बताऊं, डेरिवेशन अगर थोड़ा सा पता चल गया ना, तब इसको याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि हमको पता है सर वॉल्यूम करेक्ट होके हो गया V माइनस एन बी, प्रेशर करेक्ट हो गया P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बराबर एन आर टी। है लो? यस सर। नहीं समझ पा रहे हो? आगे सर। तो ये हो गया हमारा वंडरवॉल इक्वेशन। हेलो, यस सर। समझ में आया? चलो भैया होशियार, यस सर। होशियार हो तुम लोग। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। समझा गया मैं। चलो भैया आगे बढ़े, आगे बढ़ जाऊं तो हम वंडरवॉल इक्वेशन की मदद से ये जो पूरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ है कि डिप क्यों आता है, Z1 के कम क्यों आता है, ग्रेटर देन 1 क्यों आता है, ये हम समझा सकते हैं। इसी को समझाने के लिए ये कुछ केसेस डलवाए हुए हैं, हेडिंग भी है उसकी, एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल गैस बिहेवियर बाय वंडरवॉल इक्वेशन। हेलो, यस सर। है ना? Yes, sir. तो लेकिन ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है बेटा, है ना? चलो नेक्स्ट। और क्यों हाइड्रोजन में डिप नहीं आती? अच्छा, एक काम ये ज़रूर करते हैं, हाइड्रोजन के लिए भाई आप अगर ऑब्जर्व करो बेटा, हर गैसेस के लिए ना ये बात वैलिड ही है। क्या? सब शुरू होता है Z=1 से, फिर आती है डिप और फिर आता है ऊंचा। 2 ग्राफ आपने बनाए होंगे H2 और He, उसमें आप देखे होंगे कि हमेशा वो Z1 से बड़ा ही है, वो कभी डिप नहीं आती उसमें। हेलो, यस सर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, लिखवा नहीं रहा हूँ बस बता दे रहा हूँ, क्योंकि इतने छोटे होते हैं बेटा ये, इतने भाई H2 और हीलियम,
ये सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल के सबसे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स, एक H2 का मॉलिक्यूल दूसरे H2 का मॉलिक्यूल को, आपको स्टेट्स ऑफ मैटर की बेसिक थ्योरी से पता भी, आपस में कौन से अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होंगे बच्चों? लंदन फोर्स। हेलो, यस सर, लंदन फोर्स क्या होता है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। हेलो, यस लेकिन इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी तब ना ज़्यादा होगा जब मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा हो। भाई मॉलिक्यूल का, मैं कहता हूँ अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं तो भले पतले पतले धागे से बंधे रहें, लेकिन धागे तो ज़्यादा हो जाएंगे। हेलो, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा Yes, होगा। sir. ये इतने छोटे से हैं कि धागे ही बहुत कम हैं, तो इनके बीच में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स एक्ट ही नहीं करता बहुत ज़्यादा, तो एक्ट ही नहीं करता, तो ये एक दूसरे से भागे ही रहते हैं। भागे रहते हैं तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी Z इनका हमेशा काफ़ी बड़ा रहता है। हेलो, हेलो, यस सर, चलो खैर, ये अगर आपको नहीं भी समझ में आया बेटा तो बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता, मतलब ये बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी, है ना, तो ये मैं कर भी नहीं रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। अब कुछ नोट ज़रूर डलवाना चाहूँगा मैं आपको, है बच्चों। यहाँ आता है कि कोई भी गैस कौन सा इक्वेशन फॉलो करेगी? रियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगी, है ना। कुछ नोट डाल देते हैं बच्चों, तो सबसे पहला नोट डालेंगे नोट 1। नोट 1, नोट 1 में इंग्लिश लिखेंगे, इजली लिक्विफेबल गैसेस सच एज SO2, अमोनिया, H2S and CO2 have high value of A than permanent gases such as N2, O2, H2 and He, full stop. Furthermore, comma, the value of A increases with ease of liquefaction of the gas. अब ये इंग्लिश लिखो और सुनते भी रहो। एक्चुअली इंग्लिश बहुत भारी लग रही होगी आपको, पर मैं बहुत सरल भाषा में समझा देता हूँ। एक्चुअली ये कह रहा है कि भाई जो भी नॉन परमानेंट गैसेस होती हैं, नॉन परमानेंट गैसेस जैसे कि SO2, अमोनिया, H2S, ये एक्चुअली बेटा इनमें कुछ तो मॉलिक्यूल प्रॉपर पोलर हैं, और माना CO2 लीनियर के कारण पोलर नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा तो बहुत है। अच्छा, अगर मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े हैं तो आपस में अट्रैक्शन, गिरिश गिराज में अगर लंदन फोर्स भी रखेंगे तो ज़्यादा लंदन फोर्स रखेंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के बड़े होने के कारण उसका क्या बढ़ जाता है बच्चों? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी? डाइपोल, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की ये जो धागे हैं ये ज़्यादा बन पाएंगे। हेलो, अच्छा, अगर ऐसा होगा बच्चों तो ज़्यादा दिखाएंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाएंगे, फाय करना आसान, मॉलिक्यूल में ऑलरेडी आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि अगर ए का वैल्यू किसी गैस के लिए ज़्यादा है तो उसका लिक्विफैक्शन होना ईजी हो जाएगा। हेलो, बहुत कठिन है, यस सर, नहीं सर। चलो हटा दूं। यस यस सर। नेक्स्ट नोट 2 डालेंगे बच्चों, नोट 2 डालेंगे बच्चों, और नोट 2 में लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। सर एक बार फिर से वो ऊपर दिखा दीजिए। अच्छा, देख लो बेटा, यस सर। चलो नोट 2 डालेंगे बच्चों। नोट 2 होगा हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। अब बच्चों पहले हेडिंग डालो, मेरी बात सुनते रहो। मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के टाइम पे, भले मैंने डिराइव नहीं कराया, मैंने आपको बोला कि बेटा स्टैटिस्टिकली KTG भी भाई स्टैटिस्टिकल लॉ को ही प्रूव करने के लिए बना था, तो स्टैटिस्टिकली ही उसको भी देखा गया होगा इनिशियली। तो एक्चुअली जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना भाई, एक तो मॉलिक्यूल इतने छोटे छोटे होते हैं सर,
तो उनकी वेलोसिटी, अरे यार इतने छोटे आदमी की वेलोसिटी कैलकुलेट करना बड़ा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना तो बड़ा कठिन है। इसलिए हमने कुछ वेलोसिटीज यानी कि कुछ स्पीड को, वो डेफिनेशन, वो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन के आधार पे हमने उसकी वेलोसिटी का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे कि हमने एक आरएमएस वेलोसिटी आपको बताई थी, वो आरएमएस वेलोसिटी का हमने इस्तेमाल आइडियल काइनेटिक गैस इक्वेशन में किया भी है। हेलो हेलो, यस सर। वहाँ पे शायद कुछ ने पूछा भी होगा सर ये क्या होता है, तो मैंने कहा था बेटा समय आएगा तो बताऊंगा। तो आपको एक्चुअली कुछ वेलोसिटीज जो स्टैटिस्टिकली छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की डिफाइन की गई और उनका प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल इस्तेमाल किया गया, उनको डिफाइन जब किया गया था तो वो डेफिनेशन आपको भी पता होनी चाहिए। उससे आपको अलग अलग प्रकार की स्पीड्स के बारे में पता चलेगा। तो आइए कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स में हम इंग्लिश लिखेंगे। डिफरेंट मॉलिकुलर स्पीड इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, मतलब इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है उसको स्टैटिस्टिकली हमने एक्सप्रेस करने के कुछ टर्म्स बनाए। उसमें लिखेंगे पहला रोमन नंबर 1 रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये पहला हो गया। दूसरा टर्म है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, और तीसरा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। शुरू करूं? यस सर। लिख लिया सबने? कोई रोक रहा है? रुक गया बेटा। न रे शिवम तो बहुत गंदा लिखते हैं का। नो सर। तो लिखने की बात पे तो हम बहुत जल्दी, बनाता है शिवम। हाँ लग रहा है मुझे, क्योंकि बताता हूँ सर। लिखने की बात जब भी होती है बहुत जल्दी हाँ बोल देता है। तो या तो बहुत घसीटा हम लिखता होगा। नो सर, आप राइटिंग देखिए मेरी, वैसे लिखता। तो 2-3 बार नहीं इस्तेमाल करता है। नो सर, एक ही पेन से। हाँ तो किया कर, अलग अलग पेन बदल के साफ सुथरा लिखा कर, कम से कम बाकी लोग भी लिख लें। लिखने में बहुत तेज तेजी से बोलता है। चलो अब आगे बढ़ो बच्चों। यस सर। चलो बेटा अब डेफिनेशन बताते चलो मास्टर थोड़ी सी। तो लिखेंगे बेटा रोमन नंबर 1 फिर से। रोमन नंबर 1 क्या है भैया? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हाँ, और ब्रैकेट में लिख देना उसका सिंबल वी, यू लिखा हुआ है, आप वी लिखो कोई बात नहीं, वी, और सबस्क्रिप्ट में लिख देना आर एम एस। क्या लिखोगे? आरएमएस। चलो शुरू करूं? यस। अब बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप फिजिक्स में भी देखेंगे इसको। बेटा एक स्टैटिस्टिकल तरीका है अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का सैंपल निकालने का, कि इसको उल्टा देखो। सबसे पहले जितने मान लो एक डब्बे में हम मान लेते हैं 3 मॉलिक्यूल हैं, ऐसे एग्जांपल के लिए। कितने मॉलिक्यूल हैं? 3। अच्छा 3 मत मानो, इस बच्चे ने गलत किया हुआ है। आप मानो n मॉलिक्यूल्स हैं। कितना मानो? एन मॉलिक्यूल्स। n मतलब कैपिटल N है ना। अच्छा तो पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3, ऐसे सो ऑन। nth की क्या हो जाएगी? उसका क्या, सबकी वेलोसिटी का क्या कर दो? उल्टा बोल रहा हूं मैं, रूट मीन स्क्वायर का उल्टा। तो सबसे पहले उनका क्या कर दो? स्क्वायर। स्क्वायर के बाद उनका क्या निकाल लो? मीन कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्यक्तियों जिनको जोड़ा है। तो सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर करके उनको ऐड कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया उनकी संख्या से, यानी कि n से। हेलो, यस सर। और फिर उस पे क्या लगा दो? रूट। रूट। तो ये स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है किसकी? रूट मीन रूट स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है भैया। अच्छा अब सर ये मतलब सर ये एक्सपेरिमेंटली निकाली गई होगी ना? हाँ बेटा। तो बेटा एक्सपेरिमेंटली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का कोई कुछ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग भी की, और वो भी आपको याद होने चाहिए। ये मेंस के हिसाब से, हालांकि ये वाले नोट में बच्चों जेई डाल देना है ना, ये मेंस नीट के हिसाब से ज़रूरी है, बोर्ड में कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो नोट में जेई भी डाल देना है ना, नोट 2 में।
और इसकी कुछ फॉर्मूले भी आते हैं बेटा, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले, डिराइव फॉर्मूले नहीं है तो पता होने चाहिए सीधे। तो पहला रूट मीन्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट ऑफ पी वी अपॉन एम एम। एम एम लिख लेना, एम एम मतलब बच्चों मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 3 पी वी अपॉन एम। अच्छा, पी वी की जगह क्या लिख सकता है आदमी? एनआरटी। हेलो, अगर 1 मोल के लिए काम करो तो पीवी की जगह क्या लिख सकते हो? आरटी। हेलो, यस सर। तो इसका एक और फॉर्म आता है अंडर रूट ऑफ 3 आर टी अपॉन मोलर मास यानी कि एम एम। और आपने शायद डेंसिटी हमने डिराइव की हुई है, आपने शायद देखा भी होगा। डेंसिटी मोलर मास के रिस्पेक्ट में क्या होता है बेटा? प्रेशर इनटू मोलर मास अपॉन आर टी, याद है? यस सर। तो अगर आप यहाँ पे आर टी अपॉन मतलब आर टी अपॉन मोलर मास है ना, तो आर टी अपॉन मोलर मास की जगह लिखना चाहोगे तो क्या आप इसको 3 इंटू पी अपॉन डी भी लिख सकते हो? देख लो यहाँ से, आर टी अपॉन एम एम की जगह पी अपॉन डी भी लिख सकते हो। यस सर। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला इस्तेमाल आ जाता है। हालांकि इसमें याद करने के लिए आप केवल, बाकी तो आप खुद ही बना लोगे, आप याद करने के लिए केवल ये दूसरा वाला याद रखो, अंडर रूट ऑफ 3 आर टी अपॉन एम एम, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ जाओ बच्चों। Yes, sir. नो, रुक जाओ भैया, रुक गया मैं, पहले लिख लो भैया। यस सर। हटा दूं? यस सर। नेक्स्ट, रोमन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों, एवरेज स्पीड। रोमन नंबर 2 क्या लिखेंगे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को कई लोग बेटा इसको वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, कई वो लोग इसको वी के नीचे ए वी जी एवरेज लिख देते हैं, ठीक है। एवरेज का मैथमेटिकल मतलब शायद सबको पता है। मान लो n मॉलिक्यूल्स हैं तो सबकी वेलोसिटी का समेशन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा इसको कैपिटल N ही लिखना, वी nth मॉलिक्यूल की अपॉन n, क्योंकि स्मॉल n जनरली हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज़ करते हैं ना। हेलो, यस सर। तो एवरेज का मतलब सबको पता है, सिर्फ मीन निकाल लो। तो ये भी कई बार स्टैटिस्टिकली इस्तेमाल होती है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने जब इस पे आगे मैथमेटिकल मॉडलिंग की तो एक्सपेरिमेंटली पाया कि जो अगर आप एवरेज वेलोसिटी लेते हो तो वो किसके बराबर आती है बेटा? ट्रेंड सेम रहेगा। मैंने बोला था ना आर टी अपॉन एम एम वाली बात याद रखना। यस सर। हाँ, बाकी सारे फॉर्मेट आप खुद बना सकते हो। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में बेटा मल्टीप्लायर क्या था? अंडर रूट 3। हेलो, यस सर। Yes, sir. इसमें आर टी अपॉन एम एम में मल्टीप्लायर क्या है? अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन पाई। क्या है? अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन पाई। हाँ, ये याद रखना बच्चों। ये थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी जेई डलवा दिया है इसमें, बोर्ड के लिए आपको आवश्यकता नहीं है, पर वैसे पता होना चाहिए। और एक आखिरी वेलोसिटी पाई कहाँ से आ गया? बेटा, उसमें अंडर रूट 3 कैसे है वो समझ में आ गया था क्या तुमको? चाचा, स्टैटिस्टिकल मतलब क्या होता है भाई? आज अभी कोरोना ऐसा ऐसा कल परसों एनडीटीवी ने लिखा था ना कि 3 फरवरी को पीक आएगी, ये Yes, sir. ओमिक्रॉन की। ये कैसे बोल दिया बेटा उन्होंने? स्टैटिस्टिकल डेटा से। हाँ जी बेटा, ऐसा
आदमी एक डेटा को प्लॉट करता है और उसके आधार पे कुछ कॉमन सेंस लगा के इसमें बहुत बहुत कठिन चीज़ नहीं है सब प्लॉटिंग वॉटिंग सीखना। एक तो पाइथन करके एक सॉफ्टवेयर आता है बेटा, पाइथन की कोडिंग बड़ी आसान भी होती है, बहुत कठिन नहीं होती। आजकल तो फ्रीवेयर है, उसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लो। और हालांकि सच्चाई है, आप एक्सेल भी अगर अच्छे से चलाना जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, तो उस पर भी आप एक्चुअली कोई भी ग्राफ का मैथमेटिकल इक्वेशन निकाला जा सकता है। मालूम है आप लोग को? कोई भी ग्राफ बनाओ, कोई भी ग्राफ, ऐसे अदरक लहसुन कुछ भी बना लो, कुछ 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 भी बना लो। पाइथन तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई, हालांकि बहुत इजी कोडिंग होती है उसकी। आप एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से भी किसी भी ग्राफ का इक्वेशन निकाल सकते हैं। मालूम है आपको? मैथमेटिकल इक्वेशन। हेलो, नहीं मालूम था सर। हाँ तो बता रहा हूँ मैं कि किसी भी ग्राफ के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन लगा लो, निकाल लो। भाई जैसे पिछले साल कोरोना के केसेस और नंबर ऑफ डेज, टेम्परेचर, भाई कोई किसी चीज़ को एक्स बना दो, उसके रिस्पेक्ट में वाई प्लॉट कर दो और उसका कोई ग्राफ बना लो। उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही जाओ, उसमें करो गेट इक्वेशन। तो उस ग्राफ का, भाई ग्राफ कैसे बनाओगे? भाई एक्स का डेटा पुट करते जाओ, वाई का डेटा पुट करते जाओ, तो अपने आप वो ग्राफ अपना ही बना लेगा और फिर उसको कहो गेट इक्वेशन। तो मैथमेटिकली हमारे पास इतने टूल्स हैं कि हमारे को किसी भी ग्राफ की इक्वेशन निकालने आता है। हेलो हेलो, अच्छा। यस सर। उस इक्वेशन में अब वैल्यू पुट कर दो कि भैया इतना दिन, तो इसमें क्या होगा, तो एक आंसर आ जाएगा। तो उससे पीक दिख जाती है। अरे एक तो ग्राफ बना होगा कभी कि ये आ गई मैक्सिमा और पे घट गई, तो इसको बोल दोगे पीक। यस सर। हाँ तो चाचा इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो ही 3 समझ में आया रहा, √3 कैसे आए? नो सर। तो तय 8/पाई में खाए बोर आ रहे। नहीं सर, वो पाई वहाँ पे नहीं था ना। पाई मतलब, अच्छा तुमको पता नहीं होगा, 22/7 होता है बेटा। सर पता है। वेरी गुड, तो तुम तो पढ़े लिखे नालायक हो। चलो आगे बढ़े। यस सर। जी बेटा, ये याद रखने की चीज़ें हैं मेरे भाई। चलो नेक्स्ट, मोस्ट प्रोबेबल। इंटीग्रेशन पढ़ लियो आप लोग? यस सर। ए log x को कैसे इंटीग्रेट करोगे? 1/x। 1/x? Sir, टू 1/x. 1 की 1 इंटू? Sir, अरे इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू बी के फॉर्मेट लगाना पड़ेगा ना, 1 इंटू ln(x). यस सर। हेलो, तो रटे ना हो, मतलब अभी इंटीग्रेशन नहीं सीखे हो ढंग से। चलो रहने तो कोई बात नहीं, क्योंकि आधे से इंटीग्रेशन ऑफ यूवी वाला फॉर्म आ जाएगा। हो गया। सीखे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं सर, सीखे हैं। हाँ, प्लीज सर पढ़ाइए। बेसिक आता है। हाँ तो ये बेसिक नहीं है ना बेटा, तो 11वीं में जब देखोगे तो ln(x) का, log(x) का नहीं कर पाओगे। वैसे भी फिजिक्स में इंटीग्रेशन सीख रहे हो तो मतलब ऐसे ही लघु बरेदी वाला सीखे हो, कायदे से मैथ्स में सीखना चाहिए ना। हेलो हेलो, सर बायो वालों का क्या होगा? sir, LNX छोड़ा दिया था. हाँ बेटा वो एक्चुअली छोड़ा। तो एक्चुअली पॉइंट क्या है, जब सीख भी जाओगे ना तो भी पॉइंट ये है कि एक्चुअली वहाँ पे भी याद ही रखना पड़ेगा। तो मैं ये एक्चुअली केवल इसलिए पूछता हूँ जब भी कुछ समझाने याद रखने वाली बातें होती है, क्योंकि लोग कहते हैं सर हमको याद नहीं होता। तो उन मैथ्स वालों को मैं कहना समझाना चाहता हूँ, साले वहाँ भी लिख लिख के रटते हो, गलत नहीं है, प्रोसेस याद रखते हो, लेकिन उस प्रोसेस याद रखने की प्रक्रिया को ये मन में वहम ना बैठा लो कि तुमको याद रखते नहीं। अपनी स्मरण शक्ति पे डाउट मत उठाओ ना। एक्चुअली तुम लिख लिख के याद कर लेते हो, तो उस प्रोसेस को याद कर लेते हो, पर करते याद ही हो, है ना। तो ये मैं इसलिए बस कहता हूँ कि वरना याद करने वाली चीज़ों में लोगों को लगता है रे दिमाग हमारा हम समझ सकते सर, हम रट नहीं सकते। अब एक गधे जब हम समझ भी रहे हैं वो कर यादें कर रहे हैं। भाई जो भी आप फिजिक्स में इतने सारे आपने डेरिवेशन किए होंगे, वो डेरिवेशन आपको समझ आए हैं, ठीक है, आपने लिख लिख के उस प्रोसेस को याद ना किया है। हेलो, हाँ Yes, sir. हाँ, तो किराने की दुकान भी चलाओगे ना तो भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है और कितने की है। वो मतलब हाँ ये बात सही है कि होती है, पर हाँ फिलहाल जो समय चल रहा है और जो अभी बीता कल बीता है उसमें एक्चुअली याददाश्त ही मोर और लेस एक जनरल इंटेलिजेंस मानी जाती है।
आई टोटली अग्री, लेकिन कि ये फिर मैं थोड़ा सा वो मॉरल साइंस वाली बातों में आ जाऊंगा, तो अपन अभी प्रैक्टिकल लाइफ में हैं तो मॉरल साइंस की बात ना करें। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नाउ कम भैया का है रोमन नंबर का लिखे रे 3 ना? हाँ चलो, Yes, sir. 3. रोमन नंबर 3 डाल दियोगे। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंग्लिश लिखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में लिखेंगे इट इज द स्पीड पजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑफ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऑफ नहीं, ये प्रेपोजिशन गलत है, नालायक, इंग्लिश नहीं लिखते आती बच्चों को। तो इट इज द स्पीड पजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हेलो Yes, sir. मास्टर बहुत जोर इंग्लिश लिखा है, समझे में नहीं आई, पहले लिखो तो बता रहा हूं। Yes, sir. चलो अब बेटा इस sir. अच्छा रुक गया भैया। Yes, sir. चलो फटाफट पहले ये लिख लो, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को लोग रिप्रेजेंट करते हैं v और सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं mp, और इसका स्टैटिस्टिकल फॉर्म है अंडर रूट का फैक्टर आ जाता है 2 RT/mm, तो ये है √2 टाइम्स। और फिर से नेक्स्ट लाइन से एक बार आप लिख ही देना, ये जो mm है ये क्या है, इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। सर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ पे पहले क्यों लगा है? बेटा जितना मैं लिखा रहा हूँ उतना ही लिखो, बाकी सब ना देखो, वो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है चाचा, वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन नो आए पर होगा, तो एक है सिंबल जानो तो पर्याप्त। जो मैं दिखाऊं वो देखो, बाय द वे मैं नोट्स में बाकी चीज़ें ना देखो। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ अब बेटा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा। मान लो बेटा एक, जैसे अभी मान लो आप लोग 7 बच्चे हैं, है ना, मैं कहता हूँ चलो 10 बच्चे होते हैं। भाई ऐसा आपको, भाई मान लेते हैं एक बच्चा पा रहा है केमिस्ट्री में 100 में से 99 नंबर, दूसरा बच्चा पा रहा है 20 नंबर, तीसरा बच्चा पा रहा है 60 नंबर, चौथा बच्चा पा रहा है 60 नंबर, पांचवा बच्चा पा रहा है 60 नंबर, छठवां बच्चा सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ऐसे 10 बच्चे हैं, तो बेटा मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या आया? सर मोस्ट प्रोबेबल नंबर मतलब वो नंबर जो मैक्सिमम लोगों ने प्रोबेबली पाया है, यानी कि 60। हेलो Sir, 60. बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. तो किसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, जो वेलोसिटी लगभग सबकी है। हेलो यस सर। Yes, sir. भाई कोई बच्चा बहुत होशियार, कोई बच्चा बहुत गधा। जैसे बहुत होशियार होना कठिन और बहुत गधा होना कठिन, कोई बहुत गधे भी नहीं हो सकते। भाई किसी पेपर में 0 नंबर लाना बहुत कठिन है मालूम, अबे कुछ तो कर ही लेंगे यार। हेलो यस सर। तो बहुत गधा होना भी बहुत कठिन है, और बहुत होशियार, भाई वो तारे जमीन वाला बच्चा, हालांकि वो तो बहुत मतलब वैसा पढ़ाई में वैसा बच्चा होना ही बहुत कठिन है कि कुछ बी लिख रहे हैं तो बी डांस कर रहा है, डी बन गया है। हेलो यस सर। है ना? हेलो तो बहुत गधा होना भी कठिन है, बहुत होशियार होना भी कठिन है। क्या आसान है? मीडियोकर। हेलो यस। Yes, sir. है ना भाई, इतना कम पैसा होना कि रोटी भी ना खा पाए होना बहुत कठिन है बेटा। कुछ भी करोगे तो 300 रुपये तो कमा ही लोगे, 400 रुपये दिन का हमाली करके कमा लोगे, 500 रुपये। हेलो यस सर। Yes, sir. हाँ मतलब आज की तारीख में मास्टर हो गए तो शायद कठिन बात है, पर इन जनरल कि बहुत कम पैसा भी कमाना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा क्या आसान है? मिडिल क्लास। हेलो हेलो यस सर। हाँ तो ये भी हो गई हमारी मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल वाला समझ गए होगे, ये तो और अच्छे समझ गए होगे हैं? यस सर, अच्छे से आएगा। वेरी गुड। चलो तो बेटा एक रेशियो हमेशा बहुत फेमस पूछा जाता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि
पहले ये वाली बात लिख लो, नहीं ऐसे नहीं लिखो, यही लिखो। अगर आपसे पूछे रेशियो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज टू एवरेज वेलोसिटी इज टू आरएमएस वेलोसिटी, तो मोस्ट प्रोबेबल में मल्टीप्लायर क्या होता है, √2 RT/m, एवरेज में होता है 8/π RT/m, और आरएमएस होता है 3 RT/m। हेलो, यस सर। तो बेटा एक्चुअली रेशियो आता है कि अगर आप मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को अगर आप 1 लो ना, तो एवरेज आएगी 1.128 और आरएमएस आएगी 1.224। हेलो, यस सर। इससे शायद आपको एक चीज दिख रही होगी, कौन सबसे छोटा, 1 यानी कि मोस्ट प्रोबेबल। हेलो, यस सर। उससे बड़ा कौन, 1.128 यानी कि एवरेज, और सबसे बड़ा कौन, 1.224 यानी कि आरएमएस। कोई दिक्कत। नो सर। आगे बढ़ जाऊं, यस सर। नेक्स्ट हटा रहा हूं, कोई रोक रहा है? यस सर। रोक रहे हो कि यस किस लिए? सर रोकने के लिए। एक सेकंड बेटा, बहुत देर से रोके बेटा। हाँ बेटा, ये रहा। यस सर। चलो बेटा, बच्चों अब एक्चुअली आज की क्लास में यहाँ पे आखिरी, अब आपसे अगले साल मिलूँगा मैं, तो लगभग अभी बचा हुआ है, हालांकि चैप्टर में कुछ कुछ कहानियाँ हैं, पर ठीक है। सर अगले साल? हाँ बेटा, अब अगले